नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ओमिक्रॉन यह खतरा हमारे देश पर दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है उन लोगों की जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। 575 अब तक संक्रमित हो चुके हैं हमारे देश में और महाराष्ट्र सबसे आगे चल रहा था लेकिन दिल्ली नंबर 1 पर आ गया। 142 ओमिक्रॉन पॉजिटिव दिल्ली में हो चुके हैं, 141 महाराष्ट्र में। ये हमारे लिए और ज़्यादा डराने वाली बात है। आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, मतलब 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आप दिल्ली की सड़कों पर नहीं निकल सकते हैं। हाँ, अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है, हॉस्पिटल जाना है, एयरपोर्ट जाना है, ट्रेन पकड़नी है, तो आप टिकट आपके पास होना चाहिए, तभी आप घर से बाहर निकल सकते हैं, वरना पुलिस आपको रोक लेगी। तो 575 का ये जो आंकड़ा है, आप ये मत सोचिए कि इतने बड़े देश में सिर्फ 575, 17 राज्यों में सिर्फ 575 नहीं, क्योंकि हमारे देश में 7,000 से ज़्यादा 24 घंटों में कोरोना के केसेस भी आ रहे हैं और उन सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग संभव नहीं है। लेकिन उनमें से जितनों की भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है और वो पॉजिटिव आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अलर्ट पहले ही कर चुकी है। केंद्र सरकार राज्य सरकार जो हैं वो अपने अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, धारा 144 लगा रहे हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में पुलिस ने सख्ती की थी लेकिन वहां पर मार्केट लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नए साल के जश्न को देखते हुए वहां पर किसी भी तरह के प्रतिबंध से ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है। कहा कि हम जो भी प्रतिबंध लगाएंगे या नाइट कर्फ्यू लगाएंगे वो नए साल के बाद लगाएंगे। इसी तरह से महाराष्ट्र में तो पहले ही पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने पहले ही ये कह दिया है कि नए साल पर कोई भी सार्वजनिक जश्न नहीं होगा। लेकिन बार बार हम ये भी आपको आगाह कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि सरकारें जो करें, लेकिन हम ये बात करने से पहले कि आप और हम क्या एहतियात बरतें। दुनिया में क्या स्थिति, दुनिया की स्थिति तो बहुत ज़्यादा डराने वाली है, न सिर्फ कोरोना की बल्कि ओमिक्रॉन की। देखिए 1,88,010, ये कितनी तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। 100 से ज्यादा देश जहां पर ओमिक्रॉन फैल चुका है। आप अंदाजा लगाइए। एक सबसे जो राहत की बात यह है कि ये फैटल नहीं है, ये जान नहीं ले रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ओमिक्रॉन से मौत नहीं हो रही है। ओमिक्रॉन से मौत हो रही है। अभी तक 32 लोग ऐसे हैं जिनकी ओमिक्रॉन से मौत हुई है, लेकिन 100 से ज़्यादा देशों में यानी कि कुल 117 देशों में ये फैल चुका है। नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। प्रश्न ये भी उठ रहा है, आपके मन में भी आ रहा होगा कि भाई आप नाइट कर्फ्यू ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी रैलियां उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, उत्तराखंड में रैलियां हो रही हैं, पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, वहां पर रैलियां हो रही हैं, इनका क्या? ये सवाल भी हम लगातार उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया। सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने ही कर्फ्यू लगाया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी कर्फ्यू लगा दिया गया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था। हरियाणा में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में आज रात से कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। तो ये वो विभिन्न राज्य हैं हमारे देश के जहां पर कोरोना कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सिर्फ सरकार के कर्फ्यू लगा देने से नहीं होगा, क्योंकि चुनाव भी हैं और आप जानते हैं कि पिछली बार जब बिहार और बंगाल में चुनाव थे उसके बाद कोरोना कितनी तेज़ी से फैला था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं वो ना तो रैलियां बंद कर रहे हैं, ना रैलियां बंद करना चाहते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये निवेदन किया था कि आप क्यों नहीं इनिशिएटिव लेकर इन रैलियों पर रोक लगाते हैं, रैलियों को नहीं होने देना चाहते हैं। वैसे चुनाव आयोग की एक टीम इन चुनाव वाले राज्यों का दौरा करने के लिए निकल रही है और उसके बाद चुनाव आयोग की टीम जो है वो ये फैसला करेगी कि हम क्या करें। यह निर्णय उसकी तरफ से लिया जाएगा और सरकार के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो केंद्र सरकार ये कोशिश तो कर रही है, केंद्र सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये निर्णय अवश्य लेगी और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि हमें देखना चाहिए कि हम कैसे कोरोना पर और ओमिक्रॉन पर काबू पा सकते हैं। केंद्र सरकार ने अपनी 10 टीमें अलग अलग राज्यों में भेज दी हैं, लेकिन
हम क्या करें, आप क्या करें? अगर ये ओमिक्रॉन हम पर अटैक करता है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, डॉक्टर्स किस तरह से इलाज करेंगे? दिल्ली में जिस तरह से हमने सेकेंड वेव में जबरदस्त ऑक्सीजन का संकट देखा है, डॉक्टर्स को लड़ते हुए देखा है, और सेकेंड वेव में एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज बने थे डॉक्टर रवि मलिक। मलिक रेडिक्स के आप एमडी हैं, और डॉक्टर मलिक को हमने सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए न सिर्फ अपने हॉस्पिटल के लिए बल्कि दिल्ली के विभिन्न हॉस्पिटलों के लिए लड़ते हुए देखा, गुस्से में देखा, आक्रोश में उन्हें देखा था। इस समय खुद डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आज तक से जुड़ने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सर, 575 आंकड़ा हो चुका है। आप सबसे पहले तो ये बताइए सर कि ये 575 ही है या जो अभी जीनोम सीक्वेंसिंग का रिजल्ट आने हम माने कि ये आगे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और आप किस रफ्तार से ओमिक्रॉन को हमारे देश में बढ़ता हुआ देख रहे हैं डॉक्टर मलिक? देखिए, ओमिक्रॉन का जहां तक सही जी तल्लक है, उम्मीद यही है, जो कि बड़े दुर्भाग्यवश कि ये फैल सकता है। वजह क्या है? आप देखिए, यूएसए में वैक्सीनेशन रेट जो है हमसे कहीं ज्यादा है, यूके में वैक्सीनेशन रेट हमसे कहीं ज्यादा है। गत 24 घंटे में यूएसए में 2 लाख केसेस हुए हैं और यूके में 1,20,000 केसेस हुए हैं। तो जिस तरह से ओमिक्रॉन हर जगह पर पैर पसार रहा है, इस तरह से संभवतः हमारे देश के अंदर भी दुर्भाग्यवश ये पैर पसार सकता है, और हमारे को बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। जब इतने विकसित देश जिनके अंदर की वैक्सीन नंबर्स इतने ज्यादा हो चुके हैं और वहां पर भी अगर ये हालत हो रही है, तो हमारे यहाँ पर भी हो सकता है। अगर आप सही जी याद करें, सेकेंड वेव से पहले भी ये विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा था और हमारे देश में नहीं आया था। वही स्थिति अब है, तो ये संभवतः आ सकता है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना बड़ा जरूरी है। किसी भी हमें कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि ये हमारे देश में नहीं आ सकता। ठीक है सर, हमें डॉक्टर मलिक आपसे बहुत सारी बातें पूछनी है। हम कैसे बचें, अगर हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो क्या करें, हॉस्पिटल्स में क्या आपने इंतज़ाम कर रखे हैं और आपके साथियों ने क्या इंतज़ाम कर रहे हैं? आप आईएमए से भी जुड़े रहे हैं, दिल्ली में ज़बरदस्त डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स से लगातार जुड़े रहते हैं, लेकिन हम आपसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारी संवाददाता मिलन जुड़ चुकी हैं, और मिलन हमें हर रोज़ ऐसी रिपोर्ट्स भेज रही हैं जो हमें सावधान करने वाली होती है। लेकिन उसके बाद मिलन हम देख रहे हैं क्रिसमस की पार्टीज हुई हैं, लोगों ने घरों में पार्टीज की हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस की तैयारियां हो रही हैं, लोग हिल स्टेशंस पर पहुंच चुके हैं। अभी इस वक्त क्या स्थिति है ओमिक्रॉन की, और ये जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है दिल्ली और विभिन्न राज्यों में, वो किस तरह से चल रहा है मिलन? देखिए, कोई भी ब्लैंकेट कर्ब या रिस्ट्रिक्शन अभी तक भारत सरकार ने पूरी तरीके से लगाने को नहीं कहा है। इसलिए जो राज्य हैं अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ओमिक्रॉन के केस कंट्रोल हो। लेकिन जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं उसका ओपनली फ्लाउट हो रहा है, लोग उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि अगर पार्टियों में लोगों को जाना है तो 8 बजे आप पहले ही चले जाइए और फिर वहीं पर या तो नाइट स्टे कर लीजिए। तो ये बहुत लूप होल्स हैं इसमें। और जिस तरीके से सरोजनी नगर मार्केट में अभी लॉकडाउन तो नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चेकिंग की थी, क्योंकि बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे कि कैसी वहां पर भीड़ थी बहुत ज्यादा। तो अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे राज्य सरकारों को भी थोड़ा बहुत लॉकडाउन जैसी स्थिति लगानी पड़ेगी आगे, क्योंकि अभी इन सब चीजों से रुक नहीं रहे हैं कोरोना के केसेस, ना ही ओमिक्रॉन के केसेस। दिल्ली में मैं आपको बता दूं 300 से ज्यादा आज केसेस आए हैं, और जो पॉजिटिविटी रेट होता है वो भी 0.68% से ज्यादा हो गया है अब। और ये अपने आप में डरने वाली स्थिति है, क्योंकि जितने पॉजिटिव सैंपल्स इस वक्त आ रहे हैं उसमें ओमिक्रॉन के सैंपल्स भी आ रहे हैं। तो हर राज्य सरकार को, जैसे मुंबई ने अगर सेक्शन 144 लगाया भी है, या फिर अगर उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लगा है, तो इससे ज्यादा करना होगा, क्योंकि इन सब चीजों को लगाने से या इन सब चीजों को इम्पोज करने से कोविड के केसेस नहीं रुकेंगे। ठीक है मिलन, ये गंभीर बात आपने कही है। डॉक्टर मलिक,
सर आपने देख लिया कि हम बहुत लापरवाह हैं, हम पर कोई असर नहीं है सर। मार्केट्स में भीड़ है, मॉल्स में भीड़ है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस की तैयारियां चल रही हैं। हमने सेकेंड वेव में इतना खतरा झेला, इतना रोए परेशान रहे, कोई हम भारतवर्ष का ऐसा परिवार, ऐसा घर नहीं है जो प्रभावित नहीं हुआ। ये डर क्यों नहीं है सर, और कैसे हम डरें, कैसे हम अलर्ट रहें, सावधान रहें डॉक्टर मलिक? जी यही समझ नहीं आती है कि हमने सेकेंड वेव के अंदर इतना ज्यादा खमियाजा भुगता है, हम क्यों नहीं केयरफुल रहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमें समझना पड़ेगा कि हमारे को ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपने ऊपर हमारे को खुद प्रतिबंध लगाने चाहिए और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि आने वाले समय में अगर हमारी इकोनॉमी पे असर आएगा, हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत असर आएगा और जो जाने जाएंगी वो अलग जाएंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय और मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस विषय को उठाया है। चाहे वो क्रिसमस की सेलिब्रेशन हो, चाहे दिवाली की सेलिब्रेशन हो, चाहे कोई राजनीतिक सेलिब्रेशन हो, ये सारी की सारी सेलिब्रेशन जो हैं ये रुक सकती हैं। इनको हमारे को करने की आवश्यकता अभी बिल्कुल नहीं है। अभी हमें को अपने आप को प्रतिबंधित करके रखना है। दूसरी चीज मुझे ये नहीं समझ आता कि इस वक्त भी 11-12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं ले रखी है। कि किस तरह के व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक एक भी कोविड वैक्सीनेशन की डोज नहीं ले रखी, और कम से कम 35-40% लोग ऐसे हैं जिनकी सेकंड डोज ड्यू है, वो इसको लाइटली क्यों ले रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी हिसाब से हमें इस बीमारी को लाइटली लेना चाहिए, जो कि हमने पिछली वेव में भी देखा कि इसने इतनी हताहत की है। तो ये एक बहुत ज्यादा चिंता का विषय और लोगों को बिल्कुल जागरूक होकर रहना चाहिए। और मैं तो बल्कि इतना तक कहूंगा कि जो व्यक्ति इस वक्त लाइफ के साथ में रिस्क ले रहा है और दूसरों की लाइफ के साथ में रिस्क ले रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गंभीर बात कह रहे हैं सर आप, और बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम कुछ तस्वीरें भी इस वक्त दिल्ली के महत्वपूर्ण मार्केट्स के दिखा रहे हैं, जिसमें सरोजनी नगर, जनपथ, लाल किला, लाजपत नगर और भीड़ ही भीड़ है। हम कैसे इतने लापरवाह हो सकते हैं, हम कैसे बेखौफ निडर होकर घूम सकते हैं? डॉक्टर मलिक हमें यह भी बताइए सर कि अगर मान लीजिए हम इसकी चपेट में आ जाते हैं, और ये जो भीड़ जो हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आज तक पर, सर ये इस भीड़ में कितने ऐसे ओमिक्रॉन पॉजिटिव, कितने ऐसे कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं? क्योंकि अब हम डबल वैक्सीनेटेड हैं बहुत सारे लोग, तो वो बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें पॉजिटिव हो सकते हैं जो कोरोना फैला रहे हैं। डेफिनेटली इस भीड़ के अंदर सही जी कई लोग होंगे जो कि पॉजिटिव होंगे, जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, जिनके अभी टेस्ट नहीं हुए होंगे। और आपको एक चीज बता दूं, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो बड़ी तेजी से फैलता है, डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा ट्रांसमिटेबल है। और आप इस भीड़ में एक और चीज बड़ी विस्मित करने वाली है, बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो घूम रहे हैं, और बहुतों के मास्क लगा भी हुआ है तो नाक कवर्ड नहीं है, केयरलेसली ये लोग घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ा दी हैं। देखिए केवल मास्क पहनने से और वैक्सीन लगाने से कुछ नहीं होता, इसके अलावा भी आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, जैसे हैंड हाइजीन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वेल वेंटिलेटेड रूम्स में रहें और क्राउडेड जगहों को जो है वो अवॉइड करें। लोग ये सोचते हैं कि एक बार वैक्सीन लग गई या चलो एक बार हमें कोरोना हो गया तो हम प्रोटेक्टेड है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको फिर कोरोना जो है दस्तक दे सकता है। तो ये आपको समझना बड़ा जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग, आप देखिए जिस तरह से भीड़ दिख रही है, मतलब कहीं लग ही नहीं रहा कि लोग किसी भी हिसाब से केयरफुल हैं। और इनमें से आधे लोग तो ऐसे होंगे जो अपनी जीविका कमाने के लिए नहीं बाहर निकले हैं, आधे क्या 80% लोग ऐसे होंगे जो कि सिर्फ जो है तफरी के लिए आए हैं या शॉपिंग के लिए आए हैं या सेलिब्रेशंस के लिए आए हैं। ये सेलिब्रेशंस का भी समय नहीं है, सेलिब्रेशंस तभी होगी जब हम सब हेल्दी रहेंगे, सेलिब्रेशंस तभी होगी जब हमारी जान सुरक्षित रहेगी। तो ये बहुत अच्छी आपने तस्वीर दिखाई है लोगों को, जिससे मुझे लगता है लोगों को अपने आप को झंझोरना पड़ेगा और अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। सर बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मिलन, कितना खतरनाक है इस वक्त अपने आप को हम लोग किस तरह से जोखिम में डाल रहे हैं? और मिलन, क्या आपको लगता है कि अगर यही स्थिति रही हम लोगों की, देश के लोगों की, तो क्या सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कोई सख्त कदम उठाने के लिए? लॉकडाउन जैसी व्यवस्था पर विचार करना पड़ सकता है मिलन? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाया है, तो वो एक मैसेजिंग की
देखना चाहिए सबको, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगाने से अभी सरकार कह रही है कि आप सजग हो जाइए, आप सचेत, आपको अब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अब आपको सीरियसली लेना है इन चीजों को। और अगर अब भी केसेस बढ़ते जाते हैं तो उसका नेक्स्ट स्टेप दिल्ली सरकार क्या कर सकती है? दिल्ली सरकार वीकेंड्स पे कर्फ्यू लगा सकती है, सैटरडे संडे को कर्फ्यू लगा सकती है, या कोई भी राज्य सरकार इसको एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं। और आने वाले दिनों में अगर केसेस फिर भी कम नहीं होते हैं तो ऐसे जो प्रतिबंध है हमको लगाने पड़ेंगे। बहुत टाइम बाद अब स्कूल भी खुले हैं, छठी क्लास से ऊपर के स्कूल खुले हैं दिल्ली में। लेकिन तो अब अगर केसेस ऐसे बढ़ते रहे और प्रधानमंत्री की वैक्सीनेशन को लेकर अनाउंसमेंट के बाद भी जो बाकी अस्पताल हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं, वो अब तैयारियां करेंगे वैक्सीनेशन के लिए। और अगर हम इस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे इंक्रीज इन केसेस को, तो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत भार पड़ सकता है और ये हमको अवॉइड करना है। और इसी के लिए लोगों को कहा जा रहा है आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी कहा है कि थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहना है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। और सईद, आपको भी पता होना चाहिए और डॉक्टर साहब से भी कहना चाहूंगी, ऐसे कई हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन की पहली और दूसरी डोज पूरी नहीं की है। सरकार का खुद का डेटा ये दिखाता है। तो किस तरीके की मैसेजिंग जा रही है लोगों तक कि अगर वही वैक्सीन नहीं ले रहे हैं तो आम जनता भी तो वैक्सीन लेने में ढिलाई कर रही है। मिलन, आप डॉक्टर मलिक से कुछ पूछना चाहती हैं? कोई सवाल आपके मन में है? बिल्कुल डॉक्टर मलिक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फिलहाल बूस्टर पर अभी भी बातचीत चल रही है। सरकार ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि बूस्टर क्या हमें पहले डोज की ही लेनी होगी या फिर कोई अलग वैक्सीन की बूस्टर लगेगी। आपकी इस पर क्या राय है कि क्या बूस्टर लोगों को सेम वैक्सीन की लगनी चाहिए या दूसरी वैक्सीन की लगनी चाहिए? देखिए, अभी तक के जो भी दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से तो जो है बूस्टर सेम डोज की लगेगी जो भी हमें पहले डोज लगी हुई है। लेकिन ये विश्व के अंदर कई जगह पर ट्रायल्स हुए हैं जिसमें कि ये भी आया है कि अगर हम दूसरी वैक्सीन का बूस्टर लेते हैं तो शायद ये ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन हमारी सरकार में अभी तक इस तरह के दिशा निर्देश नहीं आए हैं। हो सकता है आने वाले समय में जब शोध थोड़ा और ज्यादा आगे प्रोग्रेस कर जाएगा तो इस तरह के दिशा निर्देश आएंगे कि शायद हम बदल के जो है वैक्सीन का बूस्टर ले लें। लेकिन अभी तक के दिशा निर्देश यही है कि जो भी हमने वैक्सीन लिया उसी का हम बूस्टर ले लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, बूस्टर तो चलो हम लेंगे ही लेंगे। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा, जिन्होंने सेकंड डोज नहीं ले रखी है वो कहां छुपे बैठे हैं। 40% लोग जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लिया, उन्हें सेकंड डोज अपनी ले लेनी चाहिए। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए उन्हें ले लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी तक हमारे प्रोटेक्टेड नहीं है। अभी 15 से 18 साल में वैक्सीनेशन शुरू होगी, फिर इनको लगेगी, फिर 12 से 18 साल के अंदर आएंगे, तो अभी बच्चों वो पूरा वैक्सीनेट देगा। तो अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए आप पूरे सुरक्षित रहें। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि जी हमने सेकंड डोज लगा ली तो बस अब तो हम घूम फिर सकते हैं, अब तो हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें प्रिकॉशंस लेनी बहुत आवश्यक है और जिस तरह का ये मंजर देखने में मिल रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहां पर केयरफुलनेस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। केयरलेस तो हम ही हो रहे हैं सर। अब डॉक्टर मलिक, अगर हम थोड़ा सा एक बार फिर से कोरोना पर आ जाएं, ओमिक्रॉन पर आ जाएं, तो ये अचानक से सर सर्दियां आते ही या दिसंबर ख़त्म होते ही ये तेज़ी क्यों पकड़ रहा है? और जनवरी और फेब में, आप फरवरी में इस कोरोना और ओमिक्रॉन को कहाँ देखते हैं सर? देखिए, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बीमारी है, कहना बड़ा मुश्किल है इसके बारे में। लेकिन सही जी, जिस तरह से इसने विश्व के अंदर अभी त्राही मचाई है, जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है। आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, 8 दिसंबर को यूके के अंदर केवल 536 केस थे और आज देखिए कि यूके के अंदर क्या हाल हो रखा है ओमिक्रॉन की वजह से। सिमिलरली यूएसए में भी यही सिचुएशन है। ओमिक्रॉन जिस तरह से अपना डबलिंग रेट, शुरू में तो इतना पता नहीं चलता, 2 के 4 होंगे, 4 के 8 होंगे, 8 के 16 होंगे, लेकिन जब यह तादाद हजारों में जाती है और 3-3 दिन के अंदर डबलिंग रेट होती है, तब यह बहुत ज्यादा तबाही मचाता है। तो मैं समझता हूं कि जनवरी और फरवरी हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा।
हमारे देश में भी ये पैर फैला सकता है, और हमें बहुत ज्यादा हर एहतियात, जो भी एहतियात पॉसिबल है वो हमें लेनी पड़ेगी। और वैक्सीनेशन नहीं लेना, मास्क को नहीं लेना, सोशल डिस्टेंसिंग को लाइटली नहीं लेना, क्राउडेड जगहों पे हमें बिल्कुल नहीं आना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कई बार ये इग्नोर होती है, हमें अपने आप को वेल वेंटिलेटेड रूम्स में रखना है जितना हो सके, क्योंकि ये बड़ी तेजी से फैलता है। तो इसकी ट्रांसमिटेबिलिटी को देखते हुए डेफिनेटली थोड़ा सा डर लगता है कि ये ट्रांसमिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सर मिलन, जब हम लोगों से बात करते हैं, और ये प्रश्न हम अपने प्रोग्राम्स में भी उठा रहे हैं, जो स्पेशल प्रोग्राम आपके साथ हम करते हैं ओमिक्रॉन पर, इस पर भी हम सवाल उठा रहे हैं, और लगातार हम अपने बुलेटिन्स में, अपनी न्यूज़ में आज तक पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब इतना बड़ा खतरा है ओमिक्रॉन का, तो पॉलिटिकल रैलीज क्यों हो रही हैं, राजनीतिक रैलियां क्यों हो रही हैं, चुनाव प्रचार के लिए लोगों की भीड़ क्यों बढ़ रही है? क्या राजनीतिक दलों को इसे बंद कर देना चाहिए? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों कर चुके हैं, केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन मिलकर अब एक बैठक भी करने वाला है। आपको लगता है कि लोगों को क्या कहीं ये तो नहीं लग रहा कि आप नाइट कर्फ्यू लगा देते हैं जब लोग घरों में रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं, और रैलियों पर पाबंदी नहीं लगाते, इसका मतलब है कुछ नहीं, आप सिर्फ हमें तंग कर रहे हैं? कहीं ये आम देश की जनता में ये बात तो नहीं जा रही है जिसकी वजह से वो डर नहीं रहा या वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है? मिलन, नहीं सईद, आपने बिल्कुल सही बात कही है। यही फीलिंग जो है आम जनता के दिल में है कि लोगों को, यानी कि आम जनता को तंग किया जा रहा है रिस्ट्रिक्शंस लगाकर। लेकिन जो राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड, वहां पर रैलीज की जा रही हैं और रैलियों में लोग मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों की शादियों के या घर के फंक्शंस पिछले 2 साल से कैंसिल हो गए थे, डिले हो गए थे, तो उसके चलते उन्होंने इस साल ये फंक्शंस रखे थे और बुकिंग्स वगैरह की हुई हैं। अब सब सोच रहे हैं कि पैसा दे चुके हैं और बहुत सारी चीजें बुक हो चुकी हैं, तो कैसे अब इन फंक्शंस को आगे किया जाए, क्योंकि जो गेस्ट की लिमिट है वो कहीं ना कहीं 200 लोगों की लगा रखी है। लेकिन अन्य और कुछ फंक्शंस हैं जो लोगों ने ऑर्गेनाइज किए थे, लेकिन उन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि ओमिक्रॉन की केसेस इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन का दर 600 पार कर चुका होगा अभी तक, और बढ़ते ही जा रहे हैं रोज ये केसेस। और दूसरी जगह पे जो आज मीटिंग भी हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी से, उसमें हेल्थ सेक्रेटरी ने बताया है कि जो राज्य हैं, जिसमें से 4 राज्य जो चुनाव होने वाले हैं जिसमें, वहां पर भी वैक्सीनेशन रेट बहुत कम है। 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर वैक्सीनेशन रेट्स लो हैं, लेकिन मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी रेट ऑफ वैक्सीनेशन लो है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इन राज्यों में भी वैक्सीनेशन का दर बढ़ाना जरूरी है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा लग नहीं रहा कि चुनाव किसी तरीके से पोस्टपोन किए जाएंगे, ऐसा संकेत अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिल रहा है। आप ठीक कह रही हैं मिलन। डॉक्टर मलिक, कार्यक्रम हमें समाप्त करना है, टाइम हो रहा है। चलते चलते सर क्या सलाह देना चाहेंगे आप, क्या करें इस वक्त हम सब? डॉक्टर मलिक सुन पा रहे हैं सर आप हमें? क्या हम मुखी के पास बैठे हुए हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सही जी। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी प्लीज। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम बिल्कुल एक ज्वालामुखी के पास बैठे हैं और ये ज्वालामुखी फट सकता है। हमें इसको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। जब पूरे विश्व में फट रहा है तो हमारे इधर भी फट सकता है ज्वालामुखी। तो हमारे को इस चीज का बहुत खास ध्यान रखना है कि हमें हर तरह की एहतियात बरतनी है। बाहर तभी निकलें जब जीविका कमाने के लिए जा रहे हैं। अपने बच्चों को प्रोटेक्टेड रखें, वैक्सीनेशन करवा के रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी सेहत को भी दुरुस्त रखें। खुदा नहीं खास्ता अगर सारी प्रिकॉशंस के बाद भी ओमिक्रॉन या कोविड आपको अटैक करता है तो आपका शरीर जो है वो तंदुरुस्त रहना चाहिए। जिसका मोटापा है, मोटापा कंट्रोल में रखें, रेगुलर नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, अस्थमा, इन सबको कंट्रोल में रखें, शरीर को परिपुक्त और परिपूर्ण रखें। यही मेरा मैसेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी सलाह है ये डॉक्टर मलिक। मिलन, बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर रवि मलिक सर, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले सिर्फ एक बार आपको आगाह कर रहे हैं,
डरा नहीं रहे। डरने की जरूरत नहीं है, ये सच्चाई है, लेकिन हमें इस समय इसलिए डरना है कि अगर हम डरेंगे तो अपनों को और अपने बच्चों को और खुद को बचाएंगे। एक बहुत बड़ा खतरा है, यह अदृश्य खतरा है, कोरोना का खतरा है। एक नया वेरिएंट आ चुका है जिसका नाम ओमिक्रॉन है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हम नहीं जानते आज ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आज सिर्फ बीमार कर रहा है। कल अगर इसने रूप बदल लिया तो हम क्या करेंगे? इसके बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, WHO भी अभी कुछ नहीं जानता है। अपना बचाव कीजिए, प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।